हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाम कम्बा खनी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम से अब हाल ही कुछ दिन बचे हैं, मुश्किल से 1.5 महीना बचा है। सो ये सही टाइम था, आई थॉट ये सही टाइम है इस सेशन को लेने का। ऑल्दो थोड़ा सा लेट हो गया, प्लान था लास्ट टू लास्ट वीक लेने का, बट बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसीज ओवर हियर आई कुड नॉट टेक इट। हियर वी गो। अच्छा, सबसे पहली बात, इस सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसका फ्लो चार्ट देख लीजिए। तो जिसको जो पार्ट देखना हो चाहे तो वही पार्ट देखे तो भी चलेगा। ऑल्दो आई वुड रिकमेंड कि आप पूरा लेक्चर पूरा सेशन देखें ताकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। और एंड आई प्रॉमिस एक एक बात एक एक पॉइंट आपको एग्ज़ाम के लिए इतनी काम आने वाली है कि शायद ये सेशन आपको आज एक बार देखने के बाद एग्ज़ाम के टाइम तक दोबारा एक बार देख लेना चाहिए। फाइन, क्या बात करने वाले हम लोग। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड की। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन फॉर प्रिपेयरिंग एनी सब्जेक्ट। ऑल्दो आई टीच ओनली आईडीटी फॉर द टाइम बिंग इन ऑनलाइन कोर्स, स्टिल बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड उससे कनेक्टेड जो बहुत सारी दिक्कतें बच्चों को आती है वो सारी दिक्कतें मैंने लिखी है और साथ में उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्या वो भी हमने लिखे हैं। उसके बाद कुछ एडिशनल बोनस टिप्स हैं प्रिपरेशन के लिए जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज़ व्हाट इज़ माय कंट्रीब्यूशन, मेरे रिसोर्सेज कौन से हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। जो जो पार्ट आपको लगे आप सुन लीजिएगा, ऑल्दो अगेन से पूरा ट्राई कीजिए कि पूरा सुनिए। अच्छा, ये कोड देखो ज़रा स्टार्ट करने के पहले, बिकॉज हम पहली बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड की। अब सर ये एटीट्यूड का क्यों बात करना, सीधा आप स्ट्रैटेजीज़ पे बात करो ना बॉस। एटीट्यूड इतना इम्पॉर्टेंट है आज की डेट पे, स्पेशली हमारे सीए स्टूडेंट्स के लिए। कई बारी पास होना है, डिज़ायर है, तकलीफ़ें भी बहुत हैं, लेकिन स्टिल एक एटीट्यूड जो होना चाहिए जो था बीच बीच में मिस होता जाता है। तो ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने इसको अपने आप में एक अलग से एक सेपरेट टॉपिक लिखा है। इस बारे में ज़्यादा नहीं 2-5 मिनट तो बात करनी बनती है। देखो, सक्सेस डजेंट मीन द एब्सेंस ऑफ फेलियर्स, इट मीन्स द अटेनमेंट ऑफ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नो मैटर आप बीच में कितनी बार कुछ अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, कभी आपके वजह से, कभी इंस्टीट्यूट के वजह से, कभी किसी और के वजह से, डजेंट मैटर। बिकॉज सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपके 2-4 फेलियर हो गए तो आप सक्सेसफुल नहीं हुए। सक्सेस का मतलब है जो आपका अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करना। इसीलिए हमने सुना भी होगा, इट मीन्स विनिंग द वॉर एंड नॉट एवरी बैटल। हो सकता है हम सारे मैचेस ना जीते, इनफैक्ट अगर आप वर्ल्ड कप भी देखते हैं तो क्या ज़रूरी इंडिया सब मैच जीतेगा तभी वर्ल्ड कप जीतेगा? नहीं, देयर ऑल्सो वी कैन स्टिल अफोर्ड टू लूज सम मैचेस एंड स्टिल वी कैन विन। सेम चीज़ें आपके रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है, आपके कोर्स में भी एप्लीकेबल है, किसी भी कोर्स में एप्लीकेबल है। ठीक है। अच्छा, अब इस एटीट्यूड से ना मुझे एक स्टोरी याद आती है। मैं जनरली कुछ किताब या कुछ बुक्स पढ़ता रहता हूँ, तो वहाँ पर मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी। देयर वॉज ए बलून सेलर। ठीक है, वो क्या करता था, वो आपने सुना होगा जो हीलियम गैस वगैरह होती है बलून्स में होती है, वो क्या करता था, मेले वगैरह जो फेयर वगैरह होते हैं वहाँ पे बलून सेल करता था। रेड, ऑरेंज, ब्लैक, ब्लू सब तरह के कलर के बलून सेल करता था। अब एक दिन क्या, और वो इतना स्मार्ट था वो बलून सेलर कि आप देखिए, जब वो देखता था कि मेले में बहुत सारे बलून्स बिक रहे हैं उसके, तब तो वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता था। बट जब उसको लगता था ना कि अचानक से बलून बिकना कम हो गए, कोई लेने नहीं आ रहा है, तो वो सोचता था एज ए मार्केटिंग स्टाइल कोई भी एक बलून को वो छोड़ दिया करता था हवा में। अब हीलियम वाला बलून होता है, हवा में छोड़ते ही वो हवा में उड़ने लग जाता है। जैसे ही वो उड़ता है तो पूरे मेले में आसपास जितने भी बच्चे थे हर बच्चा, आपको पता है, अपने पेरेंट्स को पापा पापा मुझे वो बलून लेना है, देखो कितना मस्त बलून उड़ रहा है। एंड इससे उसकी सेल दोबारा बढ़ जाती थी। ये सिस्टम था। अच्छा, अब क्या हुआ, एक बच्चे ने आउट ऑफ क्यूरोसिटी उसको आके पूछा, अंकल ये जो ब्लैक वाला बलून है क्या ये भी उड़ सकता है? क्या इसको भी आप छोड़ेंगे तो ये ऊपर उड़ेगा? उस सेलर ने बड़े प्यार से उसको एक लाइन बोली, बेटा बलून के अंदर क्या है ना, इससे वो बलून उड़ता है, बाहर से कलर क्या उससे फर्क नहीं पड़ता। पॉज लो और सोचो क्या बोला उसने कि बेटा बलून के अंदर क्या है, उससे वो बलून अपनी एनर्जी लेके बलून उड़ रहा है, नॉट बलून का कलर क्या, उससे बलून नहीं उड़ता। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि बॉस हमारे अंदर क्या है
वही जो आपका एटीट्यूड, आपका अंदर का एटीट्यूड कैसा है, उससे आप उड़ोगे, उससे आप फ्लाई करोगे और उसी से अपना गोल अचीव करने की तरफ आगे बढ़ोगे। बाहर चीज़ें क्या हो रही है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। दिस इज़ द रीज़न आई थॉट कि एटीट्यूड की बात बहुत पहले करेंगे बजाय बाकी सारी और बातें करने के, ठीक है। बाकी आप लोगों ने एक बात और सुन रखी होगी, इट्स नॉट द एप्टीट्यूड बट द एटीट्यूड विच टेक्स यू टू द ऑल्टीट्यूड। अगेन आ गई बात एटीट्यूड की, ठीक है। तो आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैंने कोट लिख के रखा है, जो मैं बुक पढ़ रहा था उस बुक के अंदर एक कोट था, आई वुड लाइक कि आप उस कोट को भी सुने। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज दैट द ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्टर देयर लाइफ्स बाय ऑल्टरिंग देयर एटीट्यूड्स ऑफ माइंड। अच्छा, अब आप सब लोग बहुत बड़े हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं, बड़े इन द सेंस मैं टॉन्ट वॉन्ट नहीं मार रहा, मैं कह रहा हूँ आप इतने बड़े हैं कि आप इन सब चीज़ों को समझते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया कह रहा हूँ जो बहुत बड़ा तूफान है, मतलब कि क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकतर बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामने वाला बंदा जो बोल रहा होता है वो चीज़ हमें पहले से भी पता होती है, लेकिन जब वो बोल देता है ना तो इट एक्नॉलेजेस मोर टू आवर ओन थॉट्स। तो ये सब चीज़ें आपको भी पता है, मैं कोई ऐसा नहीं, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहा है इस चीज़ को बता के वापस से, इट्स जस्ट दैट आपको वापस से रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये तो था छोटी मोटी बातें एटीट्यूड के बारे में, जो है छोटी मगर मोटी बात है। एक बार आपका एटीट्यूड सेट हो गया, उसके बाद हम कोई भी एग्ज़ाम्स को देने के लिए तैयार हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम आपका ना बर्बाद करते हुए हम चलते हैं सीधा बच्चों की प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन पे। एक एक प्रॉब्लम को ध्यान से सुनिए और समझिए, घाई मत कीजिए। आज तक हमने बहुत भाई किया है, और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहाँ तक 2x पे देख रहे हैं, प्लीज़ अब एटलीस्ट 1.5x पे या 1.25x पे ले आओ, इसको 2x पे मत देखो आगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, डायरेक्टली यूजिंग समरी। आजकल इतने सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। देखो, हर टीचर, हर प्रोफेसर अपने हिसाब से स्टूडेंट्स का बेस्ट इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें शेयर करता है, समरी नोट्स शेयर करता है। वो समरी नोट्स और चीज़ें शेयर क्यों की जाती है कि आप उसको लास्ट मोमेंट पे यूज़ करें, या सेकंड थर्ड रिवीजन में यूज़ करें, लास्ट रिवीजन में यूज़ करें, सेकंड लास्ट रिवीजन में यूज़ करें, ताकि आपका बल्कि कंटेंट कम टाइम में कवर अप हो सके। बट मैं क्या देख रहा हूँ, जितने स्टूडेंट्स लोगों से मेरी बात होती है, देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो क्या कर रहे हैं, अब समरी से ही पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। बस क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? अपना बचपन याद करो, हम एक कोट सुनते थे, शॉर्टकट इज़ नॉट द वे टू सक्सेस। बस फैक्ट ही है। मैं नहीं कह रहा समरी यूज़ नहीं करनी है, समरी यूज़ करनी है। ऑफकोर्स आप 1.5 दिन में यू कैन नॉट रीड फुल कंटेंट अगेन एंड अगेन, नॉट पॉसिबल। एक बार पूरा पढ़ के नहीं होगा पूरा कंटेंट, समरी यूज़ करनी है, लेकिन एक बार आप फुल कंटेंट तो पढ़ो, उसके बाद समरी पे कूदो तो बेटर है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स भी देखे तो मैंने कुछ जगह पर लेटर्स रिकैप से पढ़ाया है सीधा। अब मैं लेटर्स रिकैप से पढ़ा सकता हूँ बिकॉज मैंने लेटर्स रिकैप पढ़ाने के पहले जो पूरी मॉड्यूल थी आपकी 100-150 पेज के चैप्टर, वो मैंने पढ़ा है, तो वो रिकैप से मैं खुद को पूरी तरह लिंक कर सकता हूँ। लेकिन एक बार आप भी पढ़ लोगे ना तो शायद कुछ ऐसा नया पॉइंटर है जो आपको मालूम पड़ जाए। और आपने बचपन से एक लाइन और सुनी होगी, हम पढ़ते हैं समुद्र भर, याद रहता है बाल्टी भर, लिख पाते हैं मग भर। तो आप जब समुद्र भर पढ़ोगे ही नहीं, सीधा आप वो बाल्टी जितना ही पढ़ोगे तो याद मग जितना रहेगा, और लिख के आओगे एक छोटा सा पानी का चिल्लू भर पानी जितना आप लिख के आओगे, तो क्या ही मार्क्स मिलेंगे यार। मैंने कितने लोगों के आईडीटी के पेपर्स देखे, यू नो, एंड उसमें मैंने देखा, नॉट इवन आईडीटी, मैंने एफआर के पेपर्स देखे, लोग सम्स राइट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सम देखा था आपके बुक में, आई डोंट नो कौन सा क्वेश्चन नंबर था, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, इंडियाज 115 पे एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में आपकी जुलाई 21 के अटेम्प्ट के अंदर। तो सिनेरियो 1, 2, 3, 4 के सम्स थे, आई गेस 14 या 15 मार्क का कुछ सम था, वो शायद 14 मार्क का था पूरा एक क्वेश्चन, एग्जैक्टली मार्क्स याद नहीं, पर मुझे ये याद है कि उस बच्चे ने जो मुझे पेपर दिखाया, व्हाट आई हैव सीन, कि उसने सब आंसर्स राइट किए, बट कुछ पार्ट जो एक्स्ट्रा लिखना होता है एज एन एक्सप्लेनेशन, वो पार्ट उसने नहीं लिखा है। तो इंस्टीट्यूट ने उसको सब राइट होने के बावजूद वो एडिशनल पार्ट कुछ अगर थियरी नहीं लिखा है, इंस्टीट्यूट ने उसको उसमें 50% मार्क्स ही दिए, 50-55% कुछ मार्क्स दिए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो बॉस, पूरा पढ़ो बिफोर जंपिंग टू समरी, और जब आप पूरा पढ़ते हो तो आप एक प्रॉपर स्टोरीज बना पाते हो, उसके हिसाब से आप कम कर पाते हो, ठीक है।
और हो सके तो उस समरी को आपने मेन नोट्स में लिंक भी कर दो, तो शायद और बेटर जुगलबंदी निकल के आएगी और हार्मोनाइज हो जाएगा आपका सारा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टडिंग वाया ABC फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। बॉस क्या ये आजकल नया माहौल चल रहा है, ABC एनालिसिस। एक सेकेंड, मैं ABC के खिलाफ नहीं हूँ, नॉट एट ऑल। ABC यूज़ करना चाहिए एटलीस्ट इस लेवल पे आने के बाद में, तो ABC इज़ मोस्ट एसेंशियल। लेकिन आप अपने पहले रीड से ABC करना शुरू कर देते हो। हम तो ABC से ही पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो पहले पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट कम है वो बाद में पढ़ेंगे, और जो कंपोनेंट नहीं है वो ट्राई करते हैं। बट मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो, अधिकतर केस में कैटेगरी C वाला हम पढ़ ही नहीं पाते बहुत बार, तो क्योंकि पहले से माइंड को तो आपने ट्रेन कर दिया ना, वो कैटेगरी C है, पूरा कैटेगरी C मुश्किल से 10, 15, 20 मार्क का, 25 मार्क का आएगा। छोड़ो, 125 में से 25 मार्क का आएगा, आपने तो पेपर 100 मार्क का लिखना है। कुछ लोग शायद इससे एग्री ना करें, कुछ लोग करें, बट दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट यू नो द सेम। ठीक है, तो व्हाट आई बिलीव, उसका प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या है? पहले आप सीक्वेंस वाइज पूरा सिलेबस पढ़ें। एग्जाम्पल में अपने IDT की बात करूँ, जैसे आपका इंट्रोडक्शन है, वो तो हमेशा कैटेगरी C में आता है, तो क्या नहीं पढ़ने का? जो सप्लाई अंडर GST है उसमें भी कुछ पार्ट्स कैटेगरी A में, बाकी सारे पार्ट्स तो कैटेगरी C में आते हैं, तो क्या नहीं पढ़ने का? पहली बार जब आप फर्स्ट रीड करो, मैं ये बात कर रहा हूँ नवंबर 21 वाले बच्चों के लिए भी और प्लस मई 22 वाले बच्चों के लिए भी, पहली रीड में हमेशा स्टार्टिंग से इज्जत से, जिस तरीके से आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया उस तरीके से इज्जत से पढ़ो, तहजीब के साथ पढ़ो। जब आप पढ़ते जाते हो तो आपका पूरा सीक्वेंस में स्टोरी बनता जाता है। ठीक है, वो स्टोरी बनने के साथ साथ में जब आपका पूरा स्टोरी सिंक हो जाता है, साथ में फिर आप समरी बनाते हो, किसी का समरी लेते हो, तो सब आपस में लिंक हो जाता है। ठीक है, बाकी जब आप नेक्स्ट स्टडी करो, आई रिपीट, जब आप सेकंड स्टडी भी करो, सेकंड रीड भी करो ना, तो आप चाहो तो यू कैन यूज ABC कि हाँ, एक बार पूरा स्टोरी ऊपर से माइंड में बैठ गया ना, नाउ आई कैन लिंक इजीली थिंग्स एंड आई कैन गो विथ ABC। तो उसके बाद से हर बार ABC करो, नो प्रॉब्लम, ABC इज़ वेरी गुड। और बड़े बड़े धुरंधर प्रोफेसर एक से बढ़ के एक ABC दे रहे हैं। कई बच्चे मुझे बोलते हैं आप ABC क्यों नहीं दे रहे? अरे ज़रूरत क्या है? मैं क्यों बच्चों के माइंड में फालतू कन्फ्यूजन क्रिएट करूँ? है ना, अच्छी फैकल्टीज ABC दे रही है और सब ABC सब चल रहे हैं, अच्छे खासे ABCs हैं, तो वाई शुड आई वेस्ट योर माइंड, योर एनर्जी एंड माई एनर्जी टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन? यू कैन फॉलो दोज ABCs, नो प्रॉब्लम, बट रिपीट, आई अगेन रिपीट, फर्स्ट रीड अच्छे से पढ़ो, इज्जत से पढ़ो। ठीक है, सब कुछ लाइन से। अच्छा, एक और आज की डेट में बहुत बड़ा सिरदर्द हो गया है, हर बच्चा सर क्वेश्चन बैंक पे टूट पड़ते हैं फटाफट। अगर एग्जाम्पल एक चैप्टर ऐसा है जो वो पढ़ने में सपोज 6 घंटा एलोकेट कर रहे हैं, तो वो 6 घंटे में से हार्डली 1 घंटा 1.5 घंटा थियरी पढ़ते हैं, फटाफट थियरी पढ़ लेते हैं, इधर समरी या कोई भी बुक से पढ़ लेते हैं, और उसके बाद टूट पड़ते हैं क्वेश्चन बैंक पे। क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारा बचपन याद करो, जब तुमने पहली बार मैथ सीखा था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब सीखा था, तो टीचर ने आपको वो डिवाइड मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टी बताया था या सिर्फ एग्जाम्पल से ही पढ़ाया, क्वेश्चन बैंक से पढ़ाते रहे तुमको कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो आंसर आएगा? ऐसा अगर तुमको वो क्वेश्चन बैंक से पढ़ाते ना, तो तुम शायद 100 इक्वेशन भी देख लेते ना कि हाँ तुमको याद हो गया 2 + 2 4 होता है, 2 + 3 5 होता है, तुमको ये सब तो याद हो जाता। लेकिन जब 101वां प्रॉब्लम आता तो याद नहीं रहता, बिकॉज तुमने एडिशन वाला प्रॉपर्टी तो सीखा ही नहीं, फंक्शन तो सीखा ही नहीं, तुमने क्या सीखा? तुमने क्वेश्चन सीख लिया। तो जब बचपन में हम इस बात को समझते थे कि बॉस खाली क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चन इज जस्ट क्या बोलते हैं, पीस ऑफ केक है। ठीक है, तो कृपया करके इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है? पहले कॉन्सेप्ट में ज़्यादा टाइम देना है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्वेश्चन में सिर्फ ये मालूम करना होता है कि जो कॉन्सेप्ट मैंने सीखा है वो किस किस तरीके से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बैंक से कॉन्सेप्ट नहीं सीखना होता है, बच्चे आजकल उल्टा कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट फटाफट वहाँ से पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन बैंक से दोबारा पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, पूरा राइटअप्स पढ़ते हैं ताकि वो सीख सकें। क्या कर रहे हो भाई? ठीक है, कीप दिस इन माइंड। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन बैंक करना है समझने के लिए क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, वहाँ से कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है क्वेश्चन बैंक से। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, न्यू क्वेश्चन बैंक परचेज करना। एवरी अटेम्प्ट छोड़ो, एक ही अटेम्प्ट में बच्चे लोग अरे ला उसका क्वेश्चन बैंक भी दे दो, उसका क्वेश्चन बैंक भी दे दो। टेलीग्राम पे मुझे कितने सारे पर्सनल मैसेज आते रहते हैं। इनफैक्ट मेरे पास मेरा ग्रुप है जहाँ पे बच्चे ग्रुप पे मैसेज करते हैं, लेकिन ये वाली कुछ क्वेरीज है जो बच्चे खुद भी जानते हैं शायद ग्रुप में नहीं पूछना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो पर्सनल में पूछते हैं।
अच्छा, पूछने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप कितने नए क्वेश्चन बैंक परचेज करोगे, कितने करोगे। आपने एक टीचर को पकड़ा है, उस टीचर पे भरोसा करो, उसने जो क्वेश्चन बैंक दिया है वो राइट है, उसमें से आएगा, ऐसे समझ के क्वेश्चन बैंक करने का। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा अपना मेन फोकस किस पे होना चाहिए, आज मेन फोकस शुड बी ओनली एंड ओनली ऑन कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन बैंक किसी का भी प्रैक्टिस ही तो है, उस पर जिंदगी थोड़ी डिपेंडेंट है क्वेश्चन बैंक पे अपनी। समझ रहा है क्या बात को? हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू एक्नॉलेज करने के लिए। ओके, ठीक है। तो इफ़ यू हैव सॉल्यूशन किया इसका, इफ़ यू हैव क्वेश्चन बैंक, आपको सिर्फ चेक करना है क्या वो ICAR पैटर्न के हिसाब से, इफ़ इट इज़ येस फॉलो दैट क्वेश्चन बैंक, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है या आपके पास ओल्ड क्वेश्चन बैंक है, तो बॉस सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, लेटेस्ट ICAR स्टडी मैट, स्पेशली जो अभी ICAR स्टडी मैट बना है, जिसमें से मैंने मेरे रिसेंट लेक्चर्स पढ़ाए हैं यूट्यूब पे, वो इतना अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है उस पर। इनफैक्ट जो ITC वाला चैप्टर है उसके तो मैंने टेस्ट योर नॉलेज के सारे क्वेश्चन 3 लेक्चर में डाल के रखे यूट्यूब पे फ्री में। इतने अच्छे एडवांस क्वेश्चन है कि वो सीख लिया तो काम बन गया। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, आपने नहीं परचेज किया है या परचेज करने का मूड नहीं है, या कुछ लोग के लिए शायद अफोर्डेबल भी नहीं है, बहुत बेटर है आप PDF खोल लो और उस PDF के बेसिस पे सीधा आप क्या करो, टेस्ट योर नॉलेज और इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लो। 90% काम आपका वहीं पे बन जाता है। साथ में क्या करना है आपको, फ्यू आइटम के MTP RTP कर लेनी है। अब फ्यू आइटम मतलब कितना सर, कोई लिमिट नहीं है, जब से सिलेबस शुरू हुआ नया वाला तब से तुम अब तक कर सकते हो, बट टाइम परमिट करे उसके हिसाब से। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, लेटेस्ट से लेके पीछे जाना है धीरे धीरे, और आपको मिनिमम 2 से 3 RTP MTP तो कर लेनी है, मिनिमम 2 से 3 तो कर लेनी है स्टडी मैट अगर आप कर रहे हो तो। बाकी आपने किसी का क्वेश्चन बैंक फॉलो किया तो वहाँ तो वो पर्टिकुलर प्रोफेसर या मैडम ने सब कुछ कवर कर लिया होगा, तो वहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप एम आई क्लियर। बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा, बट जितना ज़रूरी होता तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, पॉइंट नंबर 5, नो एक्सरसाइजेस। जब रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट्स बहुत बात करते हैं कि हम प्रॉब्लम पे काम करेंगे, अब हम ये करेंगे वो करेंगे, वो काफ़ी हद तक करते भी और हर बच्चा चाहता है कि वो पास हो। लेकिन ये एक चीज़ है एक्सरसाइजेज जिसको 99% जो CS CMA करिकुलम में इग्नोर करते हैं, वो है एक्सरसाइजेस। पूरा बॉडी, पूरा का पूरा फिजिकल बॉडी एक ही जगह पे, एक ही टेबल पे या एक ही बेड पे या एक ही फ्लोर पे जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं पे लगे हैं, 10-10, 12-12, 15-15 घंटा उधर ही लगे। हमें लगता है कि सर क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, हम एक्सरसाइज क्यों करें, एक्सरसाइज में जो आधा घंटा वेस्ट होगा उस आधे घंटे में हम एक चैप्टर कर लेंगे रिवाइज कम से कम, तो क्यों करें। तो बस ये आपका बहुत, मैं बता रहा हूँ, आप खुद के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो, बहुत बड़ा। मैंने किसी से बोलते हुए सुना है कि हमारे शास्त्रों में, वेदों में, मैंने ये सब पढ़े नहीं है, ठीक है, मैं इसलिए होशियारी नहीं मार रहा, मैंने किसी से सुना है तो उन्होंने ऐसा कहा था कि वहाँ पे लिखा गया है कि सबसे बड़ा सुख जो है दुनिया में वो है निरोगी काया। कहने का मतलब, अगर शरीर स्वस्थ है, शरीर का मतलब है फिजिकल शरीर भी और मेंटल शरीर भी, अगर ये दोनों चीज़ें स्वस्थ हैं, सबसे बड़ा सुख यही है जीवन का। अब मैं नहीं कर रहा कि आप सब छोड़ छाड़ के क्या बोलते हैं उसको, तपस्या में बैठ जाओ, मैं वो बात नहीं कर रहा। हमारे लिए तपस्या, इस युग में तपस्या हमारे लिए क्या है, हमारा काम, हमारे कर्म, वो तो हम करने ही करने हैं। एक्सरसाइज को इग्नोर नहीं करना है। और जो बच्चे ये सोचते हैं, जो स्टूडेंट्स, जो दोस्त ये सोचते हैं मेरे कि एक्सरसाइज करने से टाइम वेस्ट होगा, ट्रस्ट मी, अगर आपने वो स्टोरी सुनी है वुड कटर्स की, जो 2 वुड कटर्स होते थे, सुनी है कि नहीं सुनी है, फटाफट सुना देता हूँ। जिसने सुनी है वो 10-20 सेकंड स्किप कर लेना। उस स्टोरी में क्या होता था कि एक वुड कटर था, वो वुड कटर रोज़ जंगल जाके वुड काटता था, उसने ये जॉब पकड़ा था। अब इनिशियली क्या करता था, इनिशियली वो रोज़, सपोज करो इतना वुड रोज़ काट के लेके आता था, मालिक बहुत खुश था, अच्छी से उसको पगार दे रहा था। धीरे धीरे क्या किया उसने, और काटा और लेके आया। अब क्या हुआ ना, आफ्टर फ्यू मंथ्स है ना, पहले भी 8 आवर्स काम कर रहा था, अब भी 8 आवर्स काम कर रहा है, मगर लकड़ी इतने की जगह सिर्फ इतनी काट के ला पा रहा है। मालिक भड़का कि तू कर क्या रहा है, आजकल तेरा एफिशिएंसी बहुत ख़राब हो गया है। उसको भी फील हुआ यार अब मैं किस मुँह से पगार मांगूँ, तो अब 8 की जगह वो 10 घंटे काम करने लगा, और 10 घंटे काम करके उतनी लकड़ी ला पा रहा था जितनी वो पहले लाने लगा था।
अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ महीने बाद में अगेन वो लकड़ियाँ कम होने लगी 10 घंटा काम करके। अगेन मालिक बोला भाई क्या कर रहा है, अब वो बंदा 14 आवर्स लकड़ी काटने लगा जंगल में जा जाके। अब 14 आवर्स काम करने के बाद इतनी लकड़ी लाने लगा। अब एक टाइम ऐसा आया फिर कम हो गया, अब वो 16 आवर्स 17 आवर्स काम करने लगा, मतलब दिन भर लकड़ियाँ काट रहा है। सुबह उठते नींद में पहुँच जाता, लकड़ी काटने के लिए पहुँच जाता है। वो ब्रश वर्श सब जंगल में कर लेगा उधर ही, फटाफट लकड़ी काटने पहुँचता है, बिकॉज मालिक चिल्लाएगा। 17-18 घंटा काम करने के बाद भी अब ऐसा हाल हो गया ना कि अब लकड़ी उतनी नहीं आ रही जितनी आनी थी, अब लकड़ी कम आ रही है। उसके बाद क्या हुआ, एक और नया एम्प्लॉय वहाँ पे हायर किया गया। अब वो एम्प्लॉय क्या करता है, वो एम्प्लॉय जितनी लकड़ियाँ ये पहले काटता था उससे ज़्यादा या कभी उतनी लकड़ियाँ रोज़ काट के लेके आता है। अब एक दिन ये जो एम्प्लॉय था जो 18-18 घंटे काम करने लगा था, वो जाके उस एम्प्लॉयर से पूछता है कि सर मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, 17-18 घंटा मतलब तुम तो पढ़ते हो, वो 17-18 घंटा क्या कर रहा है, लकड़ी काटने जा रहा हूँ, मगर फिर भी सर मैं लकड़ी ज़्यादा ला ही नहीं पा रहा सर, क्या प्रॉब्लम है समझ नहीं आ रहा सर, बहुत टेंशन में हूँ मैं तो, ऐसे मेरे घर बार कैसे चलेगा सर। उसने कहा एक काम कर, वो जो तेरा दूसरा को एम्प्लॉय है जो तेरा कलीग है, एक बार जाके उससे बात कर, वो बताएगा तुझे। उसको चेक कर कि वो तो रोज़ काट काट के लेके आता है, तू कैसे नहीं ला पा रहा है, मतलब तुझ में कमी है। उसने कहा ठीक है सर। अब वो गया, जाके उसने उससे पूछा कि भाई एक बात बताना यार, तू कितने घंटे लकड़ी काटता है। तो इस बंदे ने बोला मैं तो 4-5 घंटा लकड़ी काटने जाता हूँ। बोलता यार तू 5 घंटा जाता है तो इतना लकड़ी काट के ले आता है, मैं तो 18 घंटा जा रहा हूँ तो भी तो लकड़ी नहीं काट पाता, प्रॉब्लम क्या है, प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर यार, मैं तकलीफ़ में हूँ बहुत। इस दूसरे एम्प्लॉय ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा उससे, भाई एक बात बता, तूने लास्ट टाइम तेरा ये जो एक्स है जिससे तू काटता है, जो तेरा हथियार है जिससे तू लकड़ियाँ काटता है, तूने लास्ट टाइम कब धार किया था। अब वो ऐसे सर्च कराने लगा, यार इसको धार भी, अच्छा हाँ इसको धार भी करते हैं। पॉइंट क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, उसके पहले एक पॉइंट और देखो। अब ये जो बंदा था ना जो सिर्फ 4-5 आवर्स जाके लकड़ी काट रहा था, उसने कहा कि भाई मैं तो 4-5 घंटा लकड़ी काटने जाता हूँ, लेकिन मैं 5 से 6 घंटा लकड़ी को, वो जो एक्स है उसको धार करने में लगाता हूँ, रोज़ सुबह उठ के धार में लग जाता हूँ, फिर जाता हूँ लकड़ी काटने के लिए। और ये बोला भाई मैं तो कुछ नहीं करता। आ जाते हैं स्टोरी का मॉरल क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। भेड़ बकरी की तरह सिर्फ मेहनत करते जाओगे और जो करना चाहिए हेल्थ के लिए वो नहीं करोगे। आपके केस में आपकी हेल्थ है, उसके केस में वो हथियार है। आपका हथियार क्या है, आपका दिमाग। अगर वो अपने हथियार को शार्पन कर सकता है 4-4, 5-5 घंटा, ताकि वो 15 घंटे का काम 5 घंटे में कर सके, तो डोंट यू थिंक अगर आप भी अपने दिमाग को शार्पन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, दिमाग की एक्सरसाइज करोगे, डोंट यू थिंक आप भी अपने हथियार को ताकतवर बना दोगे कि वो फिर 10 घंटे का काम शायद 6 घंटे में करे, 7 घंटे में, 8 घंटे में करे। तो जो आपने आधा घंटा लगाया वो तो वसूल हो गया ना। ये बात प्लीज़ सोचो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे इसलिए लिख के भी रखा है कि खतरा टिल एग्ज़ाम फॉर मैनी। कई बार मैं देखता हूँ एग्ज़ाम के दिन बच्चों का पेट वेट बहुत ज़्यादा दूर से दुखना शुरू हो जाता है, क्या बोलते हैं उनको, वो जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह शुरू हो जाते हैं। कितने लोग को ऐसा होता है कि गले में दर्द आ जाता है, पीठ में दर्द आ जाता है, फिजिक काम नहीं करता, एग्ज़ाम में जाके 3 घंटा भी बैठ नहीं पाते, पूरा बॉडी स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, फीवर आ जाता है। ये सब क्या है, ये सब जो डर लगता है वो तो अलग है। हम सोचते हैं कि चलो डर की वजह से ऐसा हो रहा है, डर इज़ अलग। बट जो आपने फिजिक को कुछ किया ही नहीं है पिछले 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक, उसका भुगतान शरीर वहाँ पे कर रहा होता है, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड। अच्छा, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो टू जिम एंड डू ऑल दो स्टफ्स, बिकॉज वो एक्चुअली में टाइम कंज्यूमिंग है। हम चाहते हैं शरीर हेल्दी रहे, एक्टिव रहे। फिलहाल हमारा मकसद ये नहीं कि हम बॉडी बनाए बैठ के। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 10 मिनट का डेली एक्सरसाइज फिजिकल बॉडी के लिए और 5 मिनट का मेडिटेशन। आप ज़्यादा है तो जो एक यूट्यूब पे एक चैनल है फिट ट्यूबर करके, वहाँ पे उन्होंने उस यूट्यूबर ने 15 से 20 मिनट का एक डेली रूटीन बनाया है, जहाँ पे वो खुद लाइव करके दिखाता है कि आपको किस तरह से 15 से 20 मिनट में पूरा बॉडी का वर्कआउट कर लेना है। आप वो देख लो, साथ साथ फॉलो कर लो। ट्रस्ट मी, सिर्फ
एक हफ्ता या 10 दिन करके देखो, यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस इन योर एफिशिएंसी वाइल स्टडिंग। ट्राई इट वंस, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आके बता देना, भाई तू बकवास कर रहा था, कुछ नहीं होता एक्सरसाइज से, तो मान जाऊँगा, ठीक है। और 5 मिनट्स का मेडिटेशन करना है, दैट्स इट, ठीक है। अगर मेडिटेशन पे किसी को कुछ और पॉइंट डिस्कस करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। आई कैन शेयर माय ओन आइडिया ऑल्सो, किस तरह से मैं सिर्फ 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करता हूँ और वो बहुत पावरफुल मेडिटेशन होता है। ऐसा नहीं है कि बस जैसे हम सुनते हैं कि सांस पे ध्यान दो, ये दो वो दो, मुझसे ये सारा नहीं होता था, तो मैं दूसरे तरह से करता था जो खुद मुझे मेरे एक अंकल ने सिखाया था। अगर आपको आता है तो आप जैसे आता है वैसे करो, नहीं आता है तो 5 मिनट का काम है, आप बता देना, आई कैन गाइड यू विथ अनदर वीडियो इफ़ एट ऑल यू वांट, वरना तो आप लोगों की मर्ज़ी है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ है बीइंग नेगेटिव। अभी दोनों पॉइंट को मैंने एक साथ कंबाइन किया, एक तो नेगेटिव, एक तो कैसा ना, हम फर्स्ट टाइमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अब मैं बात कर रहा हूँ रिपीटर्स की। अटैम्प्ट लग जाते हैं तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, अब किसी काम के नहीं हैं। एक स्टूडेंट मेरा यूट्यूब स्टूडेंट ही है मेरा, आई गेस MP साइड से या कहीं से मेरी बात हुई थी, पिछले हफ्ते बात हुई थी, और स्टूडेंट की एज 29 ईयर्स है फ़िलहाल। ही स्ट्रगलिंग, घर वाले फोर्स कर रहे हैं, शादी के लिए बंदा ही था, शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, और यहाँ पे अब तक ये अलग स्ट्रेस में अब तक कमा भी नहीं पाया सर, बहुत दिक्कत है, क्या करूँ, बहुत नेगेटिव हूँ ज़िंदगी में। भाई इतना नेगेटिव रहोगे तो कैसे चलेगा? और क्या दिक्कत है? मोबाइल में लगे रहना, ये तो आज का सबसे बड़ा दिक्कत है। एक बार इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, फेसबुक खोल लेते हैं, यूट्यूब खोल लेते हैं, खोला किसी मकसद से था और कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। 10 मिनट का 1 घंटा कहीं गया पता ही नहीं चलता। अच्छा, अब इसके ऊपर ना, इसके सॉल्यूशन पे मैं एक बुक रीड कर रहा था, यू कैन विन। उस बुक के अंदर ना मुझे एक आर्टिकल बहुत अच्छा लगा, तो वो आर्टिकल क्या किया, वो आर्टिकल का मैंने पिक करके रखा हुआ है, तो इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपको वो आर्टिकल रीड करवा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये क्या बोरिंग का काम है, बट याद रहे हम किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं, बीइंग नेगेटिव का और मोबाइल में लगे रहने का। देखो क्वेश्चन, देखो पहले क्वेश्चन कितना भारी है। When we become aware of our negative attitude, why don't we change? कभी आता है क्वेश्चन माइंड में? अगर हमें पता है हम नेगेटिव है तो भी हम चेंज क्यों नहीं करते? हैव अ लुक, फटाफट देखो। ह्यूमन नेचर जनरली रेसिस्ट चेंज। चेंज इज़ अनकम्फर्टेबल, सीधी सी बात है, चेंज करने में अनकम्फर्ट या अनईजीनेस होता है। Regardless of its positive or negative effect, change can often be stressful. Sometimes we get so comfortable with our negativity that even when the change is for the better, we don't want to accept it. We stay with the negative. Charles Dickens wrote about a prisoner who was locked up for many years in a jungle. आफ्टर सर्विंग हिज सेंटेंस ही गॉट हिज फ्रीडम। अच्छा, ये बात तो मुझे पता है, ये क्या हुआ था मालूम है क्या? एक प्रिजनर था जिसको सज़ा हुई थी, अपने भाषा में समझ लो, उसको सज़ा हुई थी काला पानी की, जहाँ पे सूरज वूरज भी नहीं आता, पूरा का पूरा काल कोठली में वो कैद है। वहाँ पे काफ़ी साल तक वो वहीं पे कैद था। अब पहले दर्द हुआ होगा, फिर आदत पड़ गई। अब क्या हुआ, कुछ साल बाद, 5-6 साल बाद उसको रिलीज़ कर दिया गया, उसको जेल से बाहर निकाल दिया कि भाई अब तो आज़ाद है, तेरी सज़ा पूरी हो गई है। जब उसको जेल से बाहर निकाला ना, एक्चुअली में क्या है, फ्रीडम मिल गया उसको। अब वो फ्रीडम ना उससे 4-5 दिन भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अब ही वॉज फीलिंग सो अनईजी, बिकॉज भले ही वो अच्छा है लेकिन ही वॉज फीलिंग अनईजी कि नहीं यार, ये मैं तो वहीं पे ठीक था यार, कितना अच्छा था वहाँ पे, कोई टेंशन नहीं था, सब ब्लैक था, सनरेज परेशान भी नहीं करते थे। जिस सनरेज को हम तो कितना अच्छा मानते हैं, ये अच्छा है, सनरेज है, ये है, वो है, बारिश है, कितना अच्छा है, वो सबसे नफरत करने लग गया था। बोलता नहीं अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। He again went back to jailer and asked him, आप मुझे दोबारा अंदर ही बंद कर दो। अब देखो ध्यान से, आप और मैं जानते हैं इस बात को कि वो जेल से बेटर तो बाहर फ्रीडम है, बट उसके माइंड इतना यूज्ड टू हो गया कि उसको खुद को चेंज ही नहीं करना है, उसको वही चीज़ अच्छी लग रही है। यही हमारे साथ में होता है, क्योंकि हम जब कुछ अच्छे के लिए चेंज करते हैं तो वो स्ट्रेसफुल होता है, तो माइंड ऑटोमेटिकली माइंड क्या ट्राई करता है कि किस तरह से चेंज ना करके हम लोग रह सकें।
वही माइंड ट्राई करता है, वही चीज़ें यहाँ पे। और इसके ऊपर फिर बाद से बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई थी ऑल ओवर दी वर्ल्ड कि कई बार ही एक प्रिजनर जब जेल से निकलता है तो वापस नए नए क्राइम क्यों करता है। कई केसेस में पाया गया, सर्वे में पाया गया कि वो इतना यूज्ड टू और इतना कंफर्टेबल हो गया है जेल के अंदर कि वो क्राइम इसीलिए करता है बार बार ताकि उसको दोबारा वो जेल मिल सके, बिकॉज उसको बाहर नहीं जम रहा है, नहीं परवड़ रहा उसको बाहर। आई होप इस स्टोरी से आप जो मैसेज में देना चाह रहा था वो मैसेज आप तक पहुंच गया है। तो ये थी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो हमें डिस्कस करनी थी, हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वी कैन स्टिल डिस्कस मोर। अच्छा, नेक्स्ट कुछ एडिशनल टिप्स है जो आपको एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखनी है। पहला, ट्राई हैंड रिटन प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। थोड़ा ऑडिट कम करो, एटलीस्ट हर चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस आप हाथ से कर लो ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। डो नॉट लीव MCQ पार्ट फॉर द लास्ट मोमेंट, रेदर प्रैक्टिस दैम इन पार्ट जब टाइम मिले इन ब्रेक्स। हम सभी लोग बीच बीच में ब्रेक्स लेते हैं, तो ब्रेक में इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब में लगने से अच्छा अगर पॉसिबल हो तो आपके जो भी आपके केस स्टडी डाइजेस्ट है या जो आपके MCQ के जो पूरा डाइजेस्ट है, जो एडिशनल बुकलेट मिली है, आप चाहो तो उसमें से एक आधा केस सॉल्व कर लो। तो आपके 20-25 मिनट में कुछ आप, ज़रूरी नहीं है आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट के MCQ करो। हो सकता है आपने लॉ पढ़ लिया एक 15 दिन पहले, उसके MCQ आप कर लो, तो ऑडिट पढ़ते पढ़ते बीच में लॉ का तड़का लग जाएगा, साथ साथ में रिवाइज भी हो रहा है और एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और MCQ कवर भी हो रहे हैं। जितने लोगों ने एग्ज़ाम तक के लिए वो MCQ के इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल को छोड़ा था, उन्होंने एग्ज़ाम में भी छोड़ दिया, मतलब एग्ज़ाम में भी उसको नहीं खोल पाए। सेम गलती एग्ज़ाम में भी करते हैं, तो मत करो, लास्ट तक मत छोड़ो। नेक्स्ट, एटलीस्ट गिव 1 टेस्ट सीरीज़। मैंने शायद यहाँ दिया स्पेलिंग रॉन्ग। एटलीस्ट गिव 1 टेस्ट सीरीज़, इफ़ नॉट पॉसिबल टू गिव ICI मॉक्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू चेक इट। एक टेस्ट सीरीज़ तो कम से कम 2 ही दो। अब टेस्ट सीरीज़ लेना नहीं लेना आपका चॉइस है। कई लोग सोचते हैं कि शायद पैसा वेस्ट है, अगेन पैसा वेस्ट नहीं है, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है। और मेरा तो यही मानना है कि एग्ज़ाम में फ़ेल होने से अच्छा है टेस्ट सीरीज़ में फ़ेल हो जाओ ताकि एग्ज़ाम में पास हो जाओ, ठीक है। सो व्हाट आई बिलीव, एक टेस्ट सीरीज़ कम से कम दो। अगर आपका केस ऐसा है कि आप टेस्ट सीरीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ बच्चे हैं रिमोट पार्ट्स में रहते हैं या कुछ बच्चे मेट्रो में भी रहते हैं मगर गेस्ट हाउस वगैरह में या PG वगैरह में रहते हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते, इन दैट केस तो आप एटलीस्ट ICI का मॉक टेस्ट दे दो। मेक श्योर वो मॉक टेस्ट को आप चेक नहीं करोगे, बिकॉज हम लोग या तो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, जानबूझ के खुद के मार्क्स काटते रहते हैं, या फिर हम लोग ज़्यादा इंजॉय के मूड में होते हैं। जब 38 होता है तो खुद उसको 40 तक ले जाते हैं। मत करो। आपस में 2 फ्रेंड्स बात कर लो, तेरा मैं चेक करूँगा, मेरा तू चेक करेगा, तो ये आपका टेस्ट सीरीज बन गया फ्री में, क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, कीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप 1.5 days इन माइंड वाइल डूइंग योर ईच रिविजन। आप जब भी कुछ रिवाइज कर रहे हो एक चीज़ माइंड में रखो कि 1.5 days माइंड में रख के काम करो कि हाँ मैं इतना पढ़ रहा हूँ, 8 दिन पढ़ रहा हूँ, 6 दिन पढ़ रहा हूँ, 7 दिन पढ़ रहा हूँ, इसके बाद इतने दिन में पढ़ूंगा, 1.5 days में इस पार्ट को इस तरह से पढ़ूंगा। जब ये माइंड में रहेगा तो अपने आप बहुत सारी चीज़ों का खुद शॉर्ट में लिख दोगे 4 वर्ड में समरी, बिकॉज आपको पता है 1.5 days में आप एक पेज नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। कीप दैट इन माइंड, बस माइंड में रखोगे ना अपने आप चीज़ें होती जाएंगी खुद से। वेल, दिस वॉज ऑल अबाउट जनरल टॉपिक्स या जनरल कॉन्वर्जेशन, प्रॉब्लम्स को लेके, एटीट्यूड को लेके, एडिशनल टिप्स को लेके, ऑल दोज थिंग्स। इसके बाद का पार्ट, अब अगर आपने कहीं से GST की क्लास ले ली है, आप सेटिस्फाइड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ से इस पार्ट को छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे वाला पार्ट सिर्फ उनके लिए जिसने या तो GST की क्लास बहुत पहले ली थी या फिर वो क्लास ली थी मगर उसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, या फिर ऐसा है जिसको कुछ और क्लैरिटी चाहिए, वो ये आगे वाला पार्ट देखिए। बाकी बच्चे जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, जा सकते हैं, मतलब आई वॉन्ट कि आप पढ़ाई करें, ठीक है। ओके, हियर कम्स व्हाट इज़ माई कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द student community right now, especially for GST. Entire GST मेन लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, जो मेरे मेन लेक्चर्स है ना वही मैंने अपलोड किए हुए यूट्यूब पे, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड अप्रॉक्सीमेटली 40 to 42 आवर्स के अंदर पूरा का पूरा GST कवर करवाया है मैंने, ठीक है। कुछ पार्ट्स हमने कवर किए लेटेस्ट रिकैप सेक्शन से, कुछ पार्ट कवर किए खुद की मैं समरी बनाया हाथ में उससे, और कुछ पार्ट जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो समरी में कवर नहीं है वो पार्ट, या फिर वो चैप्टर जहाँ पे समरी नहीं है हमने मेन मॉड्यूल से, मेन पार्ट से कवर किए। बट सब कुछ मेरा सारा का सारा स्टडी कंटेंट स्टडी मैट पे बेस्ड है,
कौन सा स्टडी मैट? अमेंडेड स्टडी मैट है। अब वहाँ पे एक बात बता दूँ, ये वाली चीज़ काफ़ी बच्चे मुझे बार बार पूछते रहते हैं, तो आई थॉट अब मैं यहीं पे क्लियर कर दूँ। लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 9 तक के जो लेक्चर्स हैं, यानी कि टिल वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये लेक्चर्स ऐसे हैं जो मेरे ओल्ड रिकॉर्डिंग है, ठीक है। आप देखेंगे यूट्यूब पे भी आपको डेट मिलेगा, 8, 9, 10 महीने पहले का डेट मिलेगा, लेकिन वो स्टिल एप्लीकेबल है आपके अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि इन पार्ट्स में, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स में 99% केसेस में कोई चेंजेस नहीं है, कोई मेजर चेंज नहीं है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जो लेक्चर 10 से लेके लास्ट लेक्चर तक, लेक्चर 40-41 तक जो लेक्चर है, वो सारे लेटेस्ट रिकॉर्ड हुए हैं इसी साल अगस्त और सितंबर 2021 में रिकॉर्ड हुए हैं और वो लेटेस्ट ICAI स्टडी मैट से ही हुए हैं। लेटेस्ट ICAI स्टडी मैट जो आपके नवंबर 21 के अटेम्प्ट का स्टडी मैट है, उससे प्लस जो आपका ICAI का वो जो अमेंडमेंट वाला स्पेशल PDF आता है, वो भी साथ साथ में कवर करवाया गया है। एक्सेप्ट एक चैप्टर है ई वे बिल, उसमें मैं वो कवर करवाना रह गया था, जिसका मैं अलग से एक क्लैरिफिकेशन डाल दूंगा 1-2 मिनट का। बाकी सब हमने कवर किया है साथ साथ में। और यहाँ पे मेजर अमेंडमेंट जो आए थे वो ITC के थ्रू आए थे, और वो ITC वगैरह सब जो भी चैप्टर्स है सब हमने लेटेस्ट अभी रिकॉर्ड किए, तो आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है, ठीक है। अभी आज की डेट में फ़िलहाल ये जब तक ये वीडियो डाल रहा हूँ उसमें 31-32 स्टूडेंट्स कुछ हैं। चैनल छोटा है, उसका मेजर फ़ायदा ये है कि वहाँ पे क्वेरी का रिस्पांस बहुत फास्ट हो पाता है, प्लस ये चैनल सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल IDT पे फोकस कर रहा है इस अटेम्प्ट के लिए। तो आपके अगर स्पेसिफिक डाउट्स यहाँ पे आते हैं तो स्पेसिफिकली फटाफट सॉल्व हो पाते हैं, एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व हो पाते हैं। बच्चे भी ग्रुप में एक्टिव है, मैं भी एक्टिव हूँ। कई बारी तो वो क्वेरीज मैक्सिमम 15-20 मिनट में, आधे घंटे में सॉल्व हो जाती है, और कभी कभी तो 5-7 मिनट में भी सॉल्व हो जाती है। कमिटमेंट नहीं है ये, बट ट्राई होता है एज सुन एज हो जाए, ठीक है। और ये भी क्या है, ये भी फ्री है, ओके। तो 2 बड़ी बड़ी चीज़ें हमने फ्री रखी। नेक्स्ट, काउंसलिंग सेशन। कई बारी इतनी सब जनरल बातें करने के बाद भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को कुछ पर्सनली कुछ बात करनी हो, कुछ काउंसलिंग चाहिए हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ शेयर करना हो, व्हाट्स एवर द केस में भी। तो वहाँ पे अब काउंसलिंग तो आपको पता है कि अब मैंने, हालांकि मैं ऑफलाइन तो बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाते हुए काफ़ी साल हो गए ऑफलाइन, तो ऑनलाइन मैंने अभी रिसेंटली इसी साल शुरू किया पढ़ाना, स्पेशली इन दिस पैंडेमिक। तो ऑनलाइन के केस में इतना नया एंट्री लेवल होने के बाद भी एक तो जो रिस्पांस पूरे नेशन से मिल रहा है वो बहुत ज़बरदस्त है। मेरे हर वीडियो पे किसी पे 200 व्यूज़ हैं, किसी पे 150 हैं। आई बिलीव हर वीडियो पे 100+ व्यूज़ हैं, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ एंड थैंक यू फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। तो अब आपको पता है जो टेलीग्राम का चैनल भी हमारा, उसमें टोटल 30-31 लोग हैं। कुछ MPs के हैं, उत्तराखंड के कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे दिल्ली के हैं, कुछ बच्चे पुणे के भी हैं। ये सब वो हैं जिनसे मैंने खुद पर्सनली बात करी है फ़ोन पे, किसी से मैसेज पे करी है। अब हर किसी के लिए, और इसके बाद शायद और बच्चे जुड़े, तो काउंसलिंग सबके लिए हम फ्री नहीं कर सकते। और दिक्कत क्या होगी कि शायद जेन्युइन बच्चा वेटिंग लिस्ट में रह जाएगा काउंसलिंग के लिए, और शायद जो नॉन जेन्युइन बच्चा हो, वैसे तो कोई नॉन जेन्युइन होता नहीं है बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, तो वो भीड़ भाड़ में जेन्युइन बच्चे का कोई काउंसलिंग सेशन मिस ना हो जाए, इसके लिए हमने क्या रखा है, वहाँ पर नॉमिनल फीस रखी है। वो भी इसलिए रखी है ताकि जो अदर थिंग्स जो ऊपर है उसको फ्री रख सके, इसलिए नॉमिनल फीस यहाँ रखी है। इसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज़ है, नोट, फ्री फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स ऑफ ओल्ड सिलेबस ऑफ CA फाइनल। जो भी CA फाइनल के ओल्ड स्टूडेंट्स जिनका अभी लास्ट अटैम्प्ट है, उनमें जो पहले 25 बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं काउंसलिंग के लिए, उनको काउंसलिंग फ्री दे दी जाएगी। आप काउंसलिंग के लिए आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे ही जाना है, वहाँ से आपको मेरा भी कांटेक्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, आपको वहाँ भी रिप्लाई मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, मैं प्लान कर रहा हूँ रिवीजन सीरीज़ भी लेके आने का, जहाँ पे हमने ओवरऑल GST जो 40-45 आवर्स में कंप्लीट किया है, हम प्लानिंग की पूरा का पूरा GST रिवाइज हो जाए 20 आवर्स या 18-15-20 आवर्स के अंदर रिवाइज हो जाए। ये मेरे ऑफलाइन लेक्चर्स अच्छे खासे फिलहाल बैचेस चल रहे हैं, और इसलिए शायद
नवंबर 21 के लिए मैं शायद ना भी कर पाऊँ, बट मई 22 के लिए तो मैं श्योर ये कर रहा हूँ, ठीक है। और ये भी क्या होगा, ये भी फ्री होगा। नेक्स्ट, कुछ बच्चों से मुझे क्वेरी आया कि सर हमारा जुलाई 21 का हमने RTI से पेपर अप्लाई किया था, पेपर आ चुका है, आप प्लीज़ इसको देख के बताइए, इवेल्युएट करके बताइए कि यहाँ पे मिस्टेक क्या है, हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। अब यार अगेन ये वाला चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व करता है, और ये चीज़ मैं सिर्फ अकेले इन्वॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ पे मैं एक्सपर्ट्स को भी साथ में इन्वॉल्व करूँगा। तो इन दैट केस अगेन वो चीज़ भी फ्री नहीं हो सकती, तो यहाँ पे भी फ़ीस चार्जेबल है। अगेन आपको इन्फॉर्मेशन, आप जब ग्रुप पे आएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर किसी को, देखो ये जो भी चार्जेबल सर्विस है किसी का कंपल्शन नहीं है, आपको मन है, आपको लगता है ज़रूरत है तो आप एनरोल करो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना सारा कंटेंट ऑलरेडी फ्री अवेलेबल है, आप बस कंटेंट एंजॉय करो। और आई रिक्वेस्ट ग्रुप ज्वाइन करो टेलीग्राम का और डाउट पूछो। द मोर डाउट्स यू विल आस्क द बेटर द कॉन्सेप्ट वुड बी, ठीक है। सो बस यही थी बातें जो मुझे आप लोगों को करनी थी, आप लोगों के साथ करनी थी। अच्छा, वो जो मेरा सीरीज़ है पूरा लेक्चर का, जस्ट अ क्लैरिफिकेशन, उसमें एक तो एग्जेम्पशन नहीं है और उसमें रिफंड नहीं है। एग्जेम्पशन हम लोग फुल लेक्चर में नहीं डालने वाले, बिकॉज वो फुल लेक्चर तो जो हमने रिकॉर्ड किया था वो निकल गया किसी वजह से, टेक्निकल रीजंस की वजह से। तो एग्जेम्पशंस का एक बहुत ही फास्ट ट्रैक रिविजन रिकॉर्ड किया गया था, वो हम डालेंगे बहुत ही जल्द। और साथ ही साथ में रिफ़ंड वाला पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड है, वो बहुत जल्द आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल लेक्चर रिकॉर्डेड है रिफ़ंड का, ठीक है। ये दो ही पार्ट है जो मिसिंग है जीएसटी में, बाकी सब पार्ट जीएसटी में अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। वेल दैट्स इट। इसी के साथ अब वक्त आ गया है जुदाई का, अलविदा कहने का। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप लोग बहुत सारी चीज़ों को समझ गए हैं, समझे हुए ही थे, अब मैंने और ज़्यादा चीज़ें समझा दिया, दैट्स इट। और आपने वो बात सुनी होगी बहुत पहले या अभी रिसेंटली सुनी होगी, मंजिलें मिल जाती है थोड़ा भटक कर ही सही, भटके हुए तो एक्चुअली में वो है जो घर से निकले ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, कुछ बच्चे होंगे शायद जो देख रहे हैं अब तक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तो बॉस यू कैन डू इट। 2 ग्रुप आराम से हो सकता है, 2 ग्रुप नहीं तो 1 ग्रुप हो सकता है, आराम से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट इट, ठीक है। और बाकी बहुत ज़्यादा तड़पा मत करो यहाँ वहाँ मोटिवेशन के लिए। द बेस्ट थिंग इज़ अंदर से मोटिवेशन लेके आओ, बाहर का मोटिवेशन ज़्यादा काम नहीं आएगा। जब रात को आपके मॉम डैड सो रहे होते हैं, आप जाओ उनकी शक्ल देखो, वहीं से मिल जाएगा मोटिवेशन। बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस बारे में। दैट्स इट फॉर द डे। सी यू इन सम अनदर वीडियो। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अलविदा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।